सकते हो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन बना चुके हैं और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। फिर से देख लेते हैं एक शॉर्ट में, इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे। ध्यान दें, हमने एक ऐसी बॉडी बनाई, ये रेगुलर शेप, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रहा, इसके राउंड बॉडी रोटेट हुई। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल कंसीडर किए थे। सपोज यहाँ एक पार्टिकल है, इसका मास है m1, डिस्टेंस है r1, टेंजेंशियल वेलोसिटी v1, फिर डिस्टेंस r2, मास m2 और वेलोसिटी v2 एंड सो ऑन। लास्ट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल है, अलग अलग है, इधर भी हम रूटीन दिखा रहे हैं खाली। ये है mn, इसकी वेलोसिटी vn और डिस्टेंस r। तो ये अपन ने कल ही देखा था, व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, every particle of that body is performing circular motion about that axis। सबका थीटा, ओमेगा और अल्फा सभी पार्टिकल के लिए क्या रहेगा? सेम, बट लीनियर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये हो चुका है ना। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला निकाला था, ये लिखा था हमने, समेशन ऑफ I is equals to 1 to n mi ri स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा था, या फिर हम लिख सकते हैं I is equals to, फॉर्मूला जो बेसिक है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। ये है I, मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं mi, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। इसके नाम हो गए, दिस I is called either moment of inertia or it is called rotational inertia, और ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाला था, ठीक है, और बाद में उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया था, v is equals to r ओमेगा लेके, और टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकला था। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का आंसर आया था हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आया था, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और हमारे को पता है काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, इट इज हाफ m v स्क्वायर। फिर हमने इसको और इसको कंपेयर किया था, ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो जस्ट एक बार देख लेना फिर से। हाफ की जगह हाफ है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है, और मास का मतलब होता है इनर्शिया लीनियर मोशन में। यानी आप किसी बॉडी को अगर मोशन में लाना है या मोशन में है बॉडी, उसको रोकना है, तो आप उस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेंगी, एंड दैट अपोजिशन डिपेंड्स ऑन मास एंड इट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो मास की जगह था I, तो हमने उसको नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। ये लीनियर मोशन का इनर्शिया, ये रोटेशनल मोशन का इनर्शिया। कॉन्सेप्ट वही है, इसको भी हम बोल सकते हैं इट इज द अपोजिशन। किसी बॉडी को आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर मोशन में जो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करेगी उसको हम सिंपली अपोजिशन को बोलेंगे इनर्शिया, या उसको बोल रहे थे मास। देख लो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मास लीनियर मोशन में अपोजिशन क्रिएट कर रहा, उसको हमने इनर्शिया बोला था। सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है रोटेशनल मोशन में। जब आप किसी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी आपके टॉर्क को, देखो लीनियर मोशन में
सिर्फ फोर्स लगाएंगे। बट अगर किसी बॉडी को रोटेट करना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क मींस टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा टॉर्क। टॉर्क का हुआ है हमारा पहले, है ना, तो देख लेने एक बार। आपको क्या लगाना पड़ेगा? टॉर्क, ठीक है। तो अब जब टॉर्क लगाएंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेंगी, एंड दैट अपोजिशन लीनियर मोशन में वो मास पे डिपेंड कर रहा, अब यहाँ पे क्या पे डिपेंड करेगा देखेंगे, पर दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कॉइन का एग्जांपल बताया था कि कॉइन को आप आराम से रोटेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। ये देखो, ये कॉइन है, इसको मैंने हाथ पे आराम से रोटेट कर लिया, ठीक है। रोटेट ज्यादा नहीं हुआ पर हो सकता, ठीक है। अगर फ्लैट सरफेस हो तो ज्यादा रोटेट होगा। तो कॉइन को आप आराम से इसको रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या कम होगा? रोटेशनल इनर्शिया। यानी जब मैं इसको रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाऊंगा ऐसे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो बॉडी रोटेट होंगी आराम से, अपोजिशन कम रहेगा। बट मैं बोला इसकी जगह आप टायर ले लो बड़ा, या मैं बोलूंगा ट्रक का टायर ले लो या ट्रैक्टर का टायर ले लो और उसी को ऐसे रोटेट करके दिखाओ, तो आप ऐसे रोटेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसका अपोजिशन भी ज्यादा है। तो मैं डेफिनेशन लेता, तो ये इतना एक बार आप लोगों ने देख लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लॉजिक। कंपेयर किया था, हाफ की जगह हाफ है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी है, मास की जगह हमने आई लिखा था। तो मास को हम बोल रहे हैं लीनियर मोशन में क्या? इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोल रहे हैं? इनर्शिया। मास को हम लोग बोल रहे हैं इनर्शिया। तो मास वो क्वांटिटी है जो ये बताएंगे कि आप जब उसको फोर्स लगाएंगे तो वो कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगे। तो आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वो बताएगा कि जब आप किसी बॉडी को रोटेट करेंगे तो वो आपको कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगे। इसका काम अपने को बहुत जगह गिरता है, जैसे मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मशीन में व्हील्स रहते हैं, बड़े मशीन में, छोटे मशीन में व्हील्स रहते हैं। हमारी बाइक में चक्के हैं तो उसमें सॉरी देखो, मैं बता रहा था कि जब हम कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें व्हील्स रहेंगे। बहुत सारे जो बड़े मशीन इंडस्ट्रीज में या चक्की देख लो घर के आजू बाजू में, उसमें भी व्हील्स है। हम गाड़ी यूज करते हैं उसमें हमारे टायर है, व्हील के जैसे ही है समझो वो। तो जब हम मशीन डिजाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली व्हील्स आने वाले हैं या रोटेटिंग पार्ट्स आने वाले हैं, रोटेशनल मोशन आने वाला है। तो कितने पार्ट का मास क्या है, कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मशीन में उस व्हील को रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क लगाना है। पहले ही मैंने घड़ी का एग्जांपल बताया, इसमें भी व्हील्स रहते नॉच वाले, ऐसे बहुत सारे मशीन में ऐसे नॉच वाले व्हील्स रहते हैं, ऐसे नॉच वाले। तो एक नॉच दूसरे में फंस के एक व्हील को दूसरा व्हील घुमाता। तो इसमें व्हील छोटे हैं, तो व्हील छोटे हैं मतलब रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मशीन में बड़े व्हील्स होते हैं तो बड़े व्हील का मास भी ज्यादा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा, बड़े रहेंगे तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, तो हमको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, रोटेट करने के लिए उनको। तो ये बहुत जगह काम आएगा जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे। तो आप जब एक मशीन डिजाइन करते हैं तो उसके जो व्हील्स है उसमें जो रोटेट हो रहे हैं या रोटेटिंग पार्ट जो भी होंगे, सिलेंडर होगा या और कुछ होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा कि वो अपोजिशन कितना क्रिएट करेगा। वो डिपेंड करेगा उसके मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, छोटा है बड़ा है और उसके मास पे, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा कि आपको टॉर्क कितना लगाना है। टॉर्क कितना लगाना है मतलब आपको जो इंजन लगाना है, जो उसको टॉर्क देगा उसको हमको कितना पावर देना है, वो सब वहां से पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। यही आपको जब मशीन डिजाइन करेंगे तो पता चलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मैंने पहले बताया ये पूरे चैप्टर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट का। जैसे ये डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितना अपोजिशन क्रिएट करेगा, तो कितना ज्यादा टॉर्क लगाना है या कितना कम लगाना है। तो मेरे मशीन की पावर उस पर डिपेंड करेगी। व्हील बड़ा है, वेट भी ज्यादा है उसका, तो उसको रोटेट करने के लिए ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा पावरफुल इंजन यूज करना पड़ेगा या मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। घड़ी में छोटे छोटे व्हील्स है, छोटा सा एक सेल भी है, वो भी उतना टॉर्क जनरेट कर लेगा, एनर्जी जनरेट कर लेगा कि उन व्हील्स को घुमा पाए। तो ये लॉजिक याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। तो अब हम पहले डेफिनेशन देख लेते। डेफिनेशन यही है, सिर्फ हमारे को उसको पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट याद रखो कि अब किसी ने पूछा ठीक है डेफिनेशन तो ठीक है बट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो लीनियर मोशन में मास हमको क्या बताता कि जब आप किसी बॉडी को फोर्स लगाएंगे रोकने के लिए या मोशन में लाने के लिए, तो वो बॉडी आपको अपोज करेगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया, और उसको हम बोलते हैं मास। रोटेशनल मोशन में जब किसी बॉडी को आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे या रोटेटिंग बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो बॉडी आपको अपोजिशन क्रिएट करेगी। लीनियर मोशन में उस अपोजिशन को हम लोग इनर्शिया बोल रहे थे, रोटेशनल मोशन में उस अपोजिशन को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहे हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट है, समझना। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, डेफिनेशन तो ठीक है मैं बता ही दूंगा, पर किसी ने पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं मतलब क्या निकाल रहे हैं, डेफिनेशन तो बोल दिए पर कॉन्सेप्ट क्या है, तो बोलते आना चाहिए कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि व्हेन वी ट्राई टू रोटेट अ बॉडी और व्हेन वी ट्राइंग टू स्टॉप द रोटेटिंग बॉडी, हम रोटेटिंग बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं या बॉडी को रोटेट कराना चाह रहे हैं, दोनों भी केस में जब हम टॉर्क लगाएंगे, ठीक है, टॉर्क लगाना पड़ेगा हमारे को, कितना टॉर्क लगाना है तो वो सब कुछ डिपेंड करेगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो रोटेटिंग बॉडी जो अपोजिशन क्रिएट करेंगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। साइकिल में हमारे छोटे छोटे ब्रेक्स रहते हैं गुड के, साइकिल क्या है, ज्यादा हेवी नहीं रहती, ज्यादा स्पीड से भी नहीं चलाते हम लोग, उतना सा ब्रेक शू रहा तो भी वो साइकिल को रोक पाएंगे। वही ब्रेक शू अगर मैं ट्रक के टायर के साथ अटैच कर दूं कि वो ब्रेक दबाऊं और वो शूज को रब होके रोक दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया तो आप लोगों को टॉर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इंडिकेट करता, कि रोटेटिंग बॉडी या बॉडी को रोटेट करना है या रोटेटिंग बॉडी को रोकना है, तो वो अपोजिशन क्रिएट करेंगी, आप जो टॉर्क लगाएंगे उसको, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कोई भी मशीन डिजाइन करते समय आपको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि कितने पावर देना पड़ेगा उसको ताकि वो व्हील को आराम से रोटेट कर सके। तो किसी ने पूछा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल है, अपोजिशन क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग बॉडी, अपोजिशन क्रिएटेड बाय द रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी जो अपोजिशन क्रिएट करेंगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। डेफिनेशन सुनो, अब हम ले रहे हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, देखो ये पढ़ना है खाली, सम है, देखो ये बीच में प्लस की साइन, यहां पे भी देखो प्लस की साइन, यहां पे देखो प्लस की साइन, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेशन में लिखेंगे समेशन ऑफ, काय का समेशन है, प्रोडक्ट का है, किसका किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ ईच पार्टिकल m1 m2 mn आर द मास ऑफ द पार्टिकल, एंड डिस्टेंस का स्क्वायर है, कौन सा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमको बस यही वर्ड्स में लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सम का क्या, प्रोडक्ट का, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल, मास ऑफ each particle and square of the distance of that particle from the axis of rotation, square of the distance of that particle from the axis of rotation। तो लर्न नहीं करना है, ये इक्वेशन याद ही रहेगा क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल में आएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ये इक्वेशन तो आप लोगों को लर्न ही करना है, ठीक है। तो फिर से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज, लर्न नहीं करना है, जो समझा रहा हो उसको समझो, ये पढ़ना है खाली, चीटिंग करना सिखा रहा कि ये लिखा हुआ इक्वेशन उस पर से डेफिनेशन कैसे लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, काय का सम है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट काय का है, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर से सुनना, आप पूरा अच्छे से बोल देता, बीच में गैप नहीं देंगे, सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डेफिनेशन लिख लो या नोट्स में है पढ़ लो, आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सम का है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस
of that mass from axis of rotation. ठीक है, तो देखो सम है तो डेफिनेशन में सम वर्ड होगा है, प्रोडक्ट का सम है किसका किसका, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यूनिट देखो, सेकेंड यूनिट देखो, मास का यूनिट केजी और डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट आगे लिख देता, सीजीएस यूनिट, और सीजीएस में लिख रहे हैं अपन, ये हमारा एसआई यूनिट है और ये हमारा सीजीएस यूनिट। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच में गैप रखना बेटा, यूनिट लिखने कैसे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में समझाया था, तो दोनों के बीच में गैप चिपकाना नहीं, इन दोनों को भी चिपकाना नहीं, या फिर बीच में दोनों के डैश दे देना, डैश ऐसे, ग्राम डैश सेंटीमीटर स्क्वायर, डैश नहीं भी देंगे तो गैप रखना, यहाँ पे भी जैसे गैप रखना। तो ये ऐसा यूनिट, ये सीजीएस यूनिट। डायमेंशंस लिख लेते हैं, आगे नहीं लिख लेते डायमेंशन, एम एल टी, डायमेंशंस तो सिंपल है, मास है 1, लेंथ है 2 ओवर और टाइम नहीं है इसलिए 0, दीज आर द डायमेंशन। ये हो गए डायमेंशंस m1 l2 t0। और याद रखना, ये लिखा नहीं है पर याद रखना, दिस इज अ टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी, विच इज द क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर्स। जो क्वांटिटी स्केलर भी नहीं है, जो क्वांटिटी वेक्टर भी नहीं है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। तो ये टेंसर क्वांटिटी है, सिर्फ याद रखना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को सिर्फ 1 या 2 टेंसर क्वांटिटीज आएंगे, तो उसमें ये एक टेंसर क्वांटिटी है, याद रखना, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मींस व्हिच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, such quantities are called tensor quantities। देखो डेफिनेशन हो गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट याद रखना, कहाँ यूज आएगा वो भी बताया, मशीन्स डिजाइन करते समय जो रोटेटिंग पार्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी उनका अपोजिशन हमारे को मालूम होना चाहिए, और वो अपोजिशन क्या पे डिपेंड करेगा वो भी अपन देखेंगे, पर अपने को उतना समझ में आता कि उसके साइज पे डिपेंड करेगा और उसके मास पे डिपेंड करेगा। एक पॉइंट ये पता है अपने को कि जितना ज्यादा मास और जितना बड़ा उसका साइज रहेगा उतना ही ज्यादा रोटेट करने के लिए टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए जो पावर सप्लाई करेंगे या मोटर लगाएंगे या जो भी इंजन लगाएंगे तो उसकी पावर उस पर डिपेंड करेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिशन। जब बॉडी रोटेट होती या हमको रोटेट करना है या रोटेटिंग बॉडी को रोकना है तो वो बॉडी हमारे पे अपोजिशन क्रिएट करेगी या उस प्रोसेस को अपोजिशन क्रिएट करेगी, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन एक बार सुन लो फिर आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and square लगाना मत भूलना, square of the distance from the axis of rotation। ये हमने फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिया है, काइनेटिक एनर्जी पर से कंपैरिजन में उसको लिखा। तो इतना देखो आगे चलते। अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस, अभी तक वही बता रहा था आप लोगों को, तो क्वेश्चन देखना। क्या लिखना है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस लिखना है इन शॉर्ट। तो 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है 2 मार्क के लिए, बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है 2 मार्क के लिए। सुनना क्या है? डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो पहले, तो ये डेफिनेशन लिखना, यूनिट डायमेंशन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन लिखना, और फिर बोला है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखो एंड राइट इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिखो एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, यानी उसका इंपॉर्टेंस लिखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखो। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो देखो, फिर से बता देता। लीनियर मोशन की कुछ इक्वेशन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में आया था हमारा हाफ mv², ठीक है। अगर हम लिखेंगे फोर्स तो हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, या लीनियर मोमेंटम पता है मास इनटू वेलोसिटी। अब हम लिख रहे हैं रोटेशनल मोशन के लिए।
लिए लिख रहे हैं? रोटेशनल मोशन के लिए। तो रोटेशनल मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का हमारा इक्वेशन क्या आया था? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तो हम डिराइव कर चुके हैं। ये दो भी हमारे को डिराइव करने हैं रोटेशनल मोशन के लिए, पर अभी मैं डायरेक्ट बता रहा, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ये हमारा हो चुका है कि हमने काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन के लिए लिया था और हमने ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन के लिए डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अब वो हो गया। फोर्स तो हम टॉर्क का लेंगे, फोर्स की जगह टॉर्क, मास की जगह यहाँ लिखेंगे आई, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो समझ में आ रहा है क्या? तो ये आंसर लीनियर मोशन के लिए, ये आंसर हम बाद में रोटेशनल मोशन के लिए डिराइव करने वाले हैं। ये हम लोग डिराइव करेंगे बाद में, ये भी हम डिराइव करेंगे, पर अभी भी बाद में करेंगे। पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं, फिर लीनियर मोमेंटम की जगह, जैसे ये फोर्स है, ये लीनियर मोमेंटम है, तो उसकी जगह आ गया टॉर्क। ये एंगुलर मोमेंटम, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, वैसे ये एंगुलर मोमेंटम। जैसे ये लीनियर मोमेंटम, वैसे वो एंगुलर मोमेंटम। इसकी जगह आएगा आई और वी की जगह फिर से ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों हम डिराइव करने वाले हैं बाद में, ये और ये हमारा हो चुका है। तो इसमें से कोई भी एक पेयर लिखना। पेयर लिखना मतलब लीनियर मोशन के लिए ये, रोटेशनल मोशन के लिए ये दोनों लिख ले तो भी चलेगा, ये दोनों लिख ले तो भी चलेगा। हमने नोट्स में यही दोनों लिखे। आप इन दोनों का पेयर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इन दोनों का पेयर लिखेंगे तो भी चलेगा, और इन दोनों का पेयर लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आपको खाली इतना लिखना है, नोट्स में आप मेंशन कर लेना, क्योंकि नोट्स में मैंने यही लिया है खाली। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और ये पेयर भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, हम कंपेयर करेंगे तो देखो, फोर्स की जगह टॉर्क, रोटेट करने के लिए कपल लगाना पड़ता फोर्स का, तो टॉर्क बराबर है ए की जगह अल्फा, ये लीनियर मोशन का एक्सेलरेशन, ये एंगुलर मोशन का यानी रोटेशनल मोशन का एक्सेलरेशन। आई की जगह क्या है? एम, या एम की जगह क्या है? आई। हर जगह देखो, यहाँ पे भी एम की जगह क्या है? आई, यहाँ पे भी एम की जगह क्या है? आई। तो हमको सिर्फ इतना लिखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है, वही मैं बता रहा तब से कि मास अपोजिशन बताता, इनर्शिया बताता लीनियर मोशन में, उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या बता रहा? अपोजिशन बता रहा, पर रोटेशनल मोशन में वही उसका सिग्निफिकेंस है या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अपन बोल सकते हैं। समझना, हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि मास जो रोल प्ले कर रहा लीनियर मोशन में यानी अपोजिशन का, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा रोटेशनल मोशन में, काय का? अपोजिशन का। इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग द अपोजिशन created by the body in rotational motion. Mass is indicating opposition created by the body in linear motion. देखो, तो कोई भी एक पेयर लेके आप ऐसा सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि from this equation we can say that mass in linear motion is analogous, मतलब सेम है, analogous to moment of inertia in rotational motion. एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया कि मास जो रोल प्ले कर रहा लीनियर मोशन में, वही रोल प्ले कर रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। हम इस ऐसा लिख रहे हैं उसमें। तो मास बता रहा अपोजिशन, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा अपोजिशन, पर मास अपोजिशन बता रहा लीनियर मोशन में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोजिशन इंडिकेट कर रहा रोटेशनल मोशन। तो याद रखो, इनर्शिया खाली मास पे डिपेंड करता, पर इक्वेशन अगर दिख रहा हूं आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, और क्या पे डिपेंड करता? डिस्टेंस पे भी। तो वो मैं अब समझाऊंगा, ठीक है? देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया है कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोल रहा कि अब हम पूरे चैप्टर में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालने वाले हैं रोटेशनल मोशन में, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालना मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि जब आप बॉडी को रोटेट करना चाहेंगे या रोटेटेड बॉडी को उसको रोकना है आपको, तो आपको लगाना पड़ेगा टॉर्क। तो वो बॉडी आपको कितना अपोजिशन क्रिएट करेगी वो हमको पता चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अगर आप बड़ी मशीन बना रहे हैं, बड़े व्हील्स हैं, तो डेफिनेटली उसको ड्राइव करने के लिए आपको इंजन पे पावरफुल लगाना पड़ेगा। छोटी मशीन है, छोटे व्हील्स है, घड़ी में जैसे, तो जो रोटेट करने के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा सेल, वो छोटा सा लगाया है हम लोगों ने।
तो देख लो, तो याद रखना आप एक लूना के इंजन से या बाइक के इंजन से ट्रक नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका अपोजिशन ज्यादा होगा, उसमें जो रोटेटिंग पार्ट है उनका भी अपोजिशन ज्यादा है, तो आपको वहां बड़ा इंजन लगाना पड़ेगा जो ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क सप्लाई कर सके। तो ये इंजन डिजाइनिंग या मशीन डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग बॉडी के लिए। चलो और एक पॉइंट बता दो, देख लो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आगे चलेंगे, ये देख लो पहले एक बार। अब देखो आगे, अब हम देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड काय पे करता है। जैसे इनर्शिया जो था लीनियर मोशन में, वो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो सबसे पहले बता देता, लीनियर मोशन में इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो इक्वेशन में जो है वो बता रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय पे डिपेंड करता है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन mass of the body. Moment of inertia depends on mass of the body. ये देखो मास आया ना इसमें इक्वेशन में, तो पार्टिकल का मास है, सभी पार्टिकल का मास ऐड होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन काय पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी। पहला पॉइंट मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेकंड, एक एक एग्जांपल बताऊंगा फिर समझाने के लिए। सेकंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एंड थर्ड इज, ये दो तो इक्वेशन में दिख गए, मास और डिस्टेंस यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, की मास एक्सिस से कितना दूर है उस पर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड थिंग, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, एक एक समझाऊंगा मैं, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, position of axis of rotation। तो अब ये एक्सप्लेन करता, ये मिटा है। दो तो हमारे को यहीं से मिल गए, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और ये समझा दूंगा, तीनों एक एक बता रहा हूं मैं, ध्यान रखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिर्फ इनर्शिया बोला लीनियर मोशन में, तो वो टोटली डिपेंड करता सिर्फ मास पे। मास कम तो अपोजिशन कम, यानी इनर्शिया कम, मास ज्यादा तो अपोजिशन ज्यादा, यानी इनर्शिया ज्यादा। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन मास, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, इसमें पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करता, तो लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक एक चीज सिंपल समझा रहा। देखो ये एग्जांपल लिखने नहीं है, ये जस्ट डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल समझा रहा, वो आप लोगों ने याद रखना है। देखो छोटा बच्चा है, समझो कोई, हम खेलने के लिए उठा लेते कभी कभी, तो समझो वो छोटे बच्चे ने झापड़ मार दिया, लगती बोलना छोटे हाथ में भी बहुत ज्यादा, तो छोटे बच्चे ने समझो झापड़ मार दिया, वो ज्यादा जोर से नहीं लगेगी क्योंकि उसका हाथ छोटा सा है, यानी मास ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी लेस। और हम रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं झापड़ मारते समय ऐसा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अराउंड ये पूरी बॉडी रोटेट हो रही है। वहीं पे अगर कोई बड़ा आदमी झापड़ मारे तो डेफिनेटली जोर से लगेगा क्योंकि उसके हाथ का मास ज्यादा है, इसीलिए जोर से लगने वाला है। ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल था। दूसरा देखना, ये याद नहीं रखना है, लिखना नहीं एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखने ही नहीं है, जो अभी भी बताऊंगा वो भी नहीं लिखने, ठीक है। अब देखो एक ये लिया मैंने और एक दूसरा स्फीयर लेंगे, दो स्फीयर लिए, स्फीयर इसलिए ले रहे क्योंकि उसको हम आराम से रोटेट कर सकते हैं। ये स्फीयर इतना ही बड़ा बॉल है, ठीक है, आयरन से बना हुआ, सॉलिड आयरन से। अपना शॉटपुट जो रहता है, अगर आपने स्कूल में कभी शॉटपुट खेला होगा तो वो इससे बहुत छोटा रहता, वो 5 kg 8 kg ऐसे रहते अलग अलग। तो इतना बड़ा अगर मैं मेटल का स्फीयर ले रहा, इतना बड़ा, तो डेफिनेटली वो
25-30 केजी का हूं भाई, तो हम एक बार इसको 25 केजी का पकड़ लेते हैं, जस्ट एक रफ आइडिया, ठीक है। और ये स्फीयर हमारा फुटबॉल है, तो इसमें लेयर है खाली एक, उसके अंदर तो हवा ही है, तो इसका मास फुटबॉल का कितना होगा 1 केजी 2 केजी, तो मैक्स टू मैक्स 2 केजी हम लोग पकड़ लेते हैं। पर दोनों का साइज सेम है, इसका और इसका साइज सेम है, पर क्या अलग है दोनों का मास। क्या लगता है किसको रोटेट करना इजी जाएगा? देखो किसको रोटेट करना इजी जाएगा? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स है वो फुटबॉल से अलग अलग ट्रिक दिखाते हैं, वो फिंगर पे फुटबॉल गोल 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 घुमा के अपने हाथ पे रख सकते हैं और वो फास्ट स्पिन होता है वहां पे। अगर मैं बोलूं इस फुटबॉल की जगह ये 25 केजी का ऑब्जेक्ट वैसे ही स्पिन करके बताओ अपनी उंगली पे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको रोटेट करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, इसको नहीं। ये हम डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा कि फुटबॉल प्लेयर बहुत सारे ट्रिक करते हैं, लात मारेंगे, उछालेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे राउंड करेंगे, या नेक पर से पीछे से सामने इधर लाएंगे, या सर पे रख लेंगे, तो हम स्पिन वाला ले रहे हैं, अलग अलग ट्रिक करते हैं। तो स्पिन वाला भी रहता है कि उंगली पे बहुत फास्ट वो बॉल को ऐसे से मार के स्पिन करवाते हैं फास्ट। बॉल को जितना फास्ट स्पिन करवा रहे हैं, इसको तो खैर पॉसिबल ही नहीं है स्पिन करवाना, उंगली पे रखेंगे तो उंगली टूट जाएंगी, 25 केजी अगर उंगली पे रखा तो उंगली गई। फिर भी मान लो किसी तरह अगर उन्होंने सपोर्ट कर लिया, तो इतने जोर से भी जितना फुटबॉल को मारे उतने जोर से मारने के बाद उतना स्पीड से ये रोटेट होने वाला नहीं। या फिर इनको जमीन पे रखो, फुटबॉल को हम जमीन पे रख के ऐसे हाथ से घुमाएंगे तो डेफिनेटली वो ज्यादा स्पीड से रोटेट होगा। इसको रोटेट करने के आपको बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया मास पे डिपेंडेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट, ये डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल है वो समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम ले क्या है। तो इस बॉडी को अगर रोटेट करना है तो मास कम है, मास कम है तो आप आराम से उसको रोटेट कर पाएंगे। अगर इस बॉडी को रोटेट करना है तो मास ज्यादा है, तो आपको रोटेशन के लिए फोर्स, तो सॉरी फोर्स बोलने से अच्छा बोलेंगे टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी अपोजिशन, इसका अपोजिशन कम है, इसका अपोजिशन हमारे लिए ज्यादा है। देखो पहला हो गया मास ऑफ द बॉडी, देखो ये समझ गया। दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना, ये फर्स्ट वाला हो गया मास ऑफ द बॉडी, और हाथ का भी बताया वो भी देखना, छोटे बच्चे का हाथ छोटा सा रहता है, वो अगर झापड़ मार भी दे लगता है उससे, पर फिर भी इतने जोर से नहीं लगता। तो बड़ा मारे तो उसके हाथ का मास ज्यादा है डेफिनेटली, और एक्सिस से भी बहुत दूर है, यानी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, पर वो हम बाद में देखेंगे। तो उनके हाथ से अगर वो झापड़ खाया जाए तो डेफिनेटली हाथ का मास ज्यादा होने की वजह से जब हमारा गाल उसको रोकने की कोशिश करेगा झापड़ को, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन होगा, तो डेफिनेटली मास ज्यादा है तो अपोजिशन भी ज्यादा मिलेगा। यार ये एग्जांपल याद रखो, ये बेस्ट एग्जांपल, इस एक्सिस के राउंड रोटेट करना है इस बॉडी को, और इस एक्सिस के राउंड इस बॉडी को। तो आप लोगों को इमेजिन हो ही रहा होगा कि फुटबॉल जितना अच्छे से आप ग्राउंड पे रोटेट कर पाएंगे या फिंगर पे रोटेट कर पाएंगे, उतना इजीली आप इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो आपको बहुत ताकत, ऐसा बहुत ताकत लगानी पड़ेगी दोनों हाथ से, जबकि फुटबॉल को आप एक ही ऐसे रोटेट कर पाएंगे ऐसे गोल घुमा के, जबकि आप उसको स्फीयर को रोटेट करना चाहेंगे तो आपको दोनों हाथ से ऐसा ताकत लगानी पड़ेगी, फिर भी उतना स्पीड से रोटेट नहीं होगा या उतना इजीली रोटेट नहीं होगा जितना ये रोटेट हुआ। तो पहला पॉइंट हो गया मास ऑफ द बॉडी। जबकि हमने दोनों का साइज सेम रखा है पर मास अलग अलग है, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अपोजिशन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं अब सेकेंड वाले के लिए। क्या है सेकेंड वाले में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो फर्स्ट हो गया हमारा, अब हमारे सेकेंड वाले। तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय पे डिपेंड करता? पहला डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉडी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब वो समझना सेकंड वाले का एग्जांपल, उसमें भी हम दो एग्जांपल ले रहे हैं, दो स्फीयर कंसीडर करेंगे। ध्यान दो, पेपर वेट देखा है सब लोगों ने, जनरली अब तो यूज नहीं होते पेपर वेट, और अलग अलग शेप के आने लगे। पहले देखो ऐसे शेप के पेपर वेट आते थे,
ये ऐसा स्फीयरिकल और बीच में ऐसा नीचे से फ्लैट रहता है, ग्लास से बना हुआ। तो फ्लैट इसलिए क्योंकि आप उसको पेपर के ऊपर आराम से रख सके, और फिर इसमें वो फूल पत्तों की ऐसे कुछ तो भी डिजाइन रहती थी पेपर वेट में। तो हम वैसे ही एक छोटा सा ग्लास का बना हुआ स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, जो छोटा सा स्फीयर है, इतना ही रहता है जनरली वो, और वो 200 ग्राम या 300 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा हाफ केजी का रहेगा। तो हम लोग हाफ केजी लिख लेते, यानी 0.5 केजी। तो अब इसके साथ कंपैरिजन में हम फुटबॉल नहीं लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे की जो बॉल आती है, एकदम पतली लेयर वाला, एकदम पतली लेयर वाला फुटबॉल, यानी बच्चा, अब छोटे से इतने छोटे छोटे बच्चे अगर किक करेंगे उसको फुटबॉल को, तो डेफिनेटली उनके पाँव को लगने वाली है, पाँव सॉफ्ट रहते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए देखा होगा ना, वो गली गली में बेचने वाले वो रेड ग्रीन येलो कलर की बॉल्स रहती है, पतला सा रबर का लेयर रहता है और उसके अंदर हवा बस, यानी आप थोड़ा सा भी मारेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। तो वो एक छोटा सा फुटबॉल है, पतली लेयर वाला। फुटबॉल बोलने से अच्छा बोलेंगे बॉल है, थिन लेयर है ये थिन लेयर है खाली इतनी सी, और बाकी अंदर पूरी क्या है, एयर। अब इसका मास और इसका मास सेम ही होगा डेफिनेटली। तो ये हमारा पेपर वेट है, या समझो हमारा सीजन बॉल है, क्रिकेट का बॉल भी होगा तो हाफ केजी के थोड़ा ज्यादा रहता हो शायद, तो देखना। और ये हमारा वो बॉल है जो बच्चे खेलते, छोटे बच्चे, एयर वाला, जिसमें फुटबॉल जितना वेट नहीं है। फुटबॉल की जो लाइनिंग रहती है वो हैवी रहती है, उसमें वो मटेरियल थिक यूज करते हैं, ऊपर वाला भी, और अंदर जो लाइनिंग रहती है ब्लैडर वगैरह उसका, वो भी थिक रहता है। बट ये हम लोग को गली में बेचने वाले नहीं आते, या छोटे बच्चों की खिलौनों की दुकान में वो एकदम पतली पतली रबर वाले फुटबॉल रहते, वो ले रहे। डेफिनेटली ये अगर आपको कहीं मिले तो आप उसको रोटेट करने की कोशिश करो। अब यहाँ दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, पर ध्यान से देखेंगे तो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे जो मास है 0.5 केजी, वो एक्सिस के क्लोज है, एक्सिस से ज्यादा दूर नहीं है। जबकि हम यहाँ देखेंगे तो एयर का मास निग्लेक्ट कर देंगे, तो वो उस रबर ट्यूबिंग का ही मैक्सिमम मास होगा। तो मास एक्सिस से दूर है और यहाँ पे मास एक्सिस के क्लोज है, तो हम क्या चेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास सेम है मगर क्या चेंज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहां क्लोज है टू द एक्सिस, मास कैसे है, क्लोज, और यहां डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहां मास दूर है और जबकि यहां मास एक्सिस के क्लोज है। तो पहले केस में हमने मास अलग अलग लिए थे, अब हम मास सेम रख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आप घर पे इस बॉल को रोटेट करने की ट्राई करो, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो आप इतना फास्ट रोटेट नहीं कर पाएंगे जितना आप फास्ट इसको रोटेट कर पाएंगे। तो याद रखना, अब सुनना मेरी बात, जितना मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड उतना ज्यादा अपोजिशन, जितना मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, यहाँ पे सेम मास है बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डेफिनेटली उसका जो अपोजिशन रहेगा वो भी इससे ज्यादा रहेगा। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट, और ये आप घर पे ट्राई करके देखना। पेपर वेट नहीं होगा तो कोई कांच के भी आजकल स्फीयर आते हैं, डेकोरेशन वगैरह में कहीं पे होगा, या फिर लेदर का बॉल, या फिर आप टेनिस के बॉल के साथ ट्राई करके देख लेना, और ये बॉल का मास अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा। लेदर बॉल होगा, सीजन बॉल तो बहुत ही बढ़िया, या टेनिस बॉल से आप लोग ट्राई करके देखना होगा। तो आप टेनिस बॉल को रोटेट करो, और ये छोटे बच्चे की जो बॉल रहती है एकदम थिन लेयर वाली, उसको आप रोटेट करने की कोशिश करो। और आप, या फिर आप बलून ले लो, मेलों में आते हैं ना वो बलून जिसमें रबर बैंड लगा रहता है और आप आगे पीछे उसको पुश कर सकते हैं। इसका मास और वो बलून का मास में थोड़ा बहुत फर्क होगा, टेनिस बॉल के साथ कंपेयर करना, तो आप उसको मूव, थ्रो, पुश कर पाएंगे आराम से, ठीक है। पर उसको जब आप रोटेट करने की कोशिश करेंगे इसको, तो इससे ज्यादा ये स्पीड से रोटेट होगा और ये कम स्पीड से रोटेट होगा। अब टॉर्क दोनों को सेम लगाया, पर ये ज्यादा स्पीड से रोटेट हो रहा है, ये कम स्पीड से रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि ये रोटेशन को ज्यादा अपोजिशन क्रिएट कर रहा है और ये रोटेशन को कम अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। तो मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना अपोजिशन ज्यादा रहेगा, जितना क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना अपोजिशन कम रहेगा। ये ध्यान रखना। देखो एक बार, तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना। ये बॉल अगर होंगे आस पड़ोस में कोई बच्चे के पास होंगी तो एक बार जस्ट लेके देखना, सिर्फ आपको घुमा के देखना है उसको खाली। तो आप देखना कि जब आप उसको कितने भी जोर से फोर्स लगा, टॉर्क लगा के घुमा देंगे
तो भी वो ज्यादा स्पीड से रोटेट होने वाली नहीं है। जबकि इस बॉल को अगर आप रोटेट करेंगे तो, या बॉल बोलो, टेनिस बॉल बोलो, तो डेफिनेटली उस बॉल से ज्यादा स्पीड से ये रोटेट होगी। तो मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ज्यादा अपोजिशन। तो दोनों का एग्जांपल होता है। दूसरा एग्जांपल देखना इसका। अगर पेरेंट्स, अब ठीक है बहुत जनों ने लॉकडाउन में मार खाई होंगे, या दिन भर घर में पेरेंट्स भी लॉकडाउन के टाइम घर पे ही थे, मस्ती हुई कि धो डाले, ऐसा होता होगा, हमारे साथ होता था पहले। तो हमारे टाइम लॉकडाउन नहीं था पर हमने बहुत मार खाए। अब देखो, अब मान लो कभी ऐसी नौबत आए कि पेरेंट्स अब देने ही वाले हैं, पक्का हो गया, तो बोलना कि भाई हाथ ऐसे मारने की जगह यहां रख लो, ठीक है। तो अब मास तो हाथ का उतना ही है, पर हमने एक्सिस छोटा कर दिया, यानी मास अब एक्सिस के क्लोज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। मास अब एक्सिस के क्लोज है। देखो अब अगर वो आपको ऐसे मारे तो आप भी कोशिश करके देखना, कोई अगर आपके पास हिट मी बचपन में आते थे, उसको ऐसे मार के देखना कि वो कितनी दूर तक आप उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो मास क्लोज है, ठीक है। और अब आप हाथ ऐसे रख के देखो और मूव करके देखो, तो डेफिनेटली मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका अपोजिशन यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा। कोशिश करके देखिए, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये एक्सपेरिमेंट अगर हुआ तो मैं ही करके वीडियो में डाल दूंगा अगर हुआ पॉसिबल तो, लेकिन फिर आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करके देखना। एयर भरी हुई है पूरी बॉल में और ये थिन लेयर है, फुटबॉल नहीं लेना, फुटबॉल डेफिनेटली 0.5 kg से ज्यादा हैवी होगा, क्योंकि उसमें जो लाइनिंग यूज होती है, ब्लैडर यूज होता है, वो हैवी यूज होते हैं। हम एक छोटे बच्चे की जो बॉल है खेलने वाली, उसका देख रहे इतने बड़े बड़े बॉल आते हैं, पतली सी एक थिन लेयर रहती और अंदर पूरी हवा भरी हुई है। तो इसमें सॉलिड है, ये मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें एयर भरी हुई है, ये हॉलो है, इसमें मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डेफिनेटली इसका अपोजिशन ज्यादा रहेगा और इसका अपोजिशन कम रहेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। इसका एक और एग्जांपल बताता है, तो अब आप लोग बताएं कि किसका अपोजिशन ज्यादा रहेगा। मास सेम रखेंगे हम लोग, देखो ध्यान, 1/2 kg का आयरन का स्फीयर है ये, या 1 kg का, समझो इतना 1 kg का होगा, ये 1 kg आयरन का स्फीयर है। दूसरा भी हम 1 kg का आयरन का स्फीयर लेंगे, बट इसको मेल्ट करके हम उसका एक हॉलो स्फीयर बनाएंगे, तो डेफिनेटली बड़ा बनेगा हॉलो। ये सॉलिड है और उसको हमने मेल्ट पिघला लिया, और पिघला के हमने एक हॉलो स्फीयर बना लिया, उसका हॉलो, एम्प्टी, अंदर से एम्प्टी है, तो डेफिनेटली इतना ही वो मटेरियल है, बाकी पूरा हॉलो है। तो इसका मास 1 kg है, तो डेफिनेटली इसका मास 1 kg है। इसको भी पिघला के हॉलो स्फीयर बना लिया। अब इस एक्सिस के राउंड और इस एक्सिस के राउंड अगर दोनों को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? अगर आपने बोला इसका, तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मास दूर है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब तरफ, और यहाँ पे मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ वही मास है 1 kg, पर यहाँ क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जितना मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्यादा रहेगा, उतना ही ज्यादा उस बॉडी का रोटेशनल मोशन के लिए क्या रहेगा, अपोजिशन, उतना ही उसको रोटेट करना मुश्किल जाएगा और इसको रोटेट करना आसान जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अगर मैं इसको I2 लिखूं और इसको I1 लिखूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये सेकेंड पॉइंट में आएगा कि जितना ज्यादा मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतना ज्यादा अपोजिशन रहेगा। अब देखो एक और एग्जांपल बता रहा मैं आपको, सुनो। अगर एक 1 kg आयरन का बॉल लूं और एक 1 kg कॉटन का स्फीयर, कॉटन पता है, रुई का एक स्फीयर बना लो और एक आयरन का स्फीयर बना लो। अब मैं डायग्राम नहीं बता रहा, बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? दोनों का मास सेम है। अगर मास सेम है तो हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेकेंड चीज देखेंगे। तो देखो अब सोचो, इसका आंसर तुम लोगों को आना चाहिए। सोचो कि 1 kg कॉटन जो बॉल लिया है हमने, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, या 1 kg का आयरन का बॉल लिया है सॉलिड,
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। दोनों का मास सेम है, तो किसका रोटेट करते समय अपोजिशन सबसे ज्यादा रहेगी, सोचो। ठीक है, तो अब ये देखना आप लोगों ने क्या सोचा है, देखो मैच करो और ये आंसर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव में कि कंपैरिजन में आएंगे। तो 1 kg सॉलिड आयरन का बॉल है और 1 kg हमने कॉटन को जमा करके उसका एक बॉल बना लिया। ठीक है, तो किसका मास ज्यादा रहेगा, सॉरी किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा? तो डेफिनेटली आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका स्फीयर जब बनाएंगे हम लोग तो उसका बनेगा इतना। तो कॉटन का डेफिनेटली प्रेस भी कर लेंगे तो आप लोग उससे बड़ा ही स्फीयर बनेगा। ये कॉटन का बना, सपोज प्रेस करके बंडल जैसा भी बना लेंगे तो भी इससे तो ज्यादा ही साइज आएंगी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, सॉरी इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ये तो लॉजिकल है। ठीक है, तो अब बताओ। ठीक है, अगर तुम लोगों ने बोलोगे कॉटन के बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इसका मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सॉरी पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इसी से रिलेटेड है, यानी पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बदली तो क्या बदल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। समझो ये मेटल का रॉड है, ये ऐसा, हम मास नहीं बदल रहे हैं, मास चेंज नहीं कर रहे, मास वही है, ये मेटल का रॉड है ऐसा। हम पहले उसको इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, समझ में आया? फिर उसका एक्सिस बदल देंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? देखो, तो ये है वो मेटल का रॉड, ये सेंटर वाला एक्सिस है। देखो इसको रोटेट कर पा रहे हैं क्या हम लोग? ऐसे, ये देखो रोटेट कर पा रहे हैं ना सिलेंडर को रोटेट। देखो पूरा रोटेट ये, ठीक है। अब वो पिन लगा के करेंगे तो एक हाथ मारेंगे तो डेफिनेटली स्पीड से रोटेट होगा, पर अभी देखो रोटेशन दिख रहा है, देखो ये रोटेशन होगा। ठीक है, अब मैं एक्सिस बदल रहा हूं, अब मैं इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस के राउंड रोटेट करूंगा। यानी पहले मैं इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा था, देखो ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग। अब दिख रहा नहीं, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम लोग, ये एक्सिस के राउंड। अब मैं एक्सिस बदल रहा, मैं इस एक्सिस एंड वाले एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा। तो अब इसको रोटेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, मेरा हाथ अटकेगा, पर देखो रोटेट कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो पूरा रोटेशन आ जाएगा। देखो ठीक है, अब ध्यान देना, पहली केस में मास उतना ही है, दोनों भी रॉड सेम ही है, सेम ही पेन यूज किया मैंने, सेम मास है। पर यहाँ पे देखो ये एक्सिस है तो इधर का मास और इधर का मास उसके क्लोज है। और जब हम ये एक्सिस लेंगे तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वाइडली। तो जब आप पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो डेफिनेटली क्या चेंज हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और जिस केस में मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, जिस केस में मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा। ये सिंपल है, इसका इक्वेशन भी है, हम बाद में डिराइव करेंगे वो इक्वेशन रॉड में। तो पहले हम इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, देखो तो मास इधर और इधर क्लोज है, पर एक्सिस की क्लोज है, ज्यादा दूर है क्या? देखो ये ज्यादा दूर नहीं है, ये भी ज्यादा दूर नहीं है, पर जैसे ही मैं एक्सिस बदल दूंगा देखो ये मास ज्यादा दूर चला गया एक्सिस से। तो यहाँ मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ मास एक्सिस के क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट केस में एक्सिस ये है, सेकंड केस में एक्सिस ये है। तो अगर आपने पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया तो क्या बदल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये याद रखो, पूरे चैप्टर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं मतलब क्या निकालने वाले हैं कि वो बॉडी रोटेशनल मोशन के लिए कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगे। डेफिनेशन अलग है, कॉन्सेप्ट याद रखना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, समझा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना ही मास। एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया तो सिंपल बता दिया, ये क्या बदल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जहां मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपोजिशन यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और जहां मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपोजिशन कम। देख लेते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पे डिपेंड करता? मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो
तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ है हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिपेंड करता, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी अगर सेम है तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ एग्जांपल बताया है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है पर उसका यूज आएगा, देखते क्या है। तो उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे और फिर हमारे डेरिवेशन चालू हो जाएंगे जिसमें हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, अलग अलग बॉडी के इक्वेशन निकालने हैं। जैसे रेगुलर बॉडीज के लिए स्फीयर है, सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इरेगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज देखते हैं, अब क्लास में आएंगे तभी दूंगा, क्या हुआ तो फिर इसमें डाल दूंगा ग्रुप में चैप्टर वाइज वेटेज। तो नोट्स में लिखते जाना चैप्टर कितने मार्क का है। अब देखो एक और फॉर्मूला बता रहा, फिर इसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट जैसे ही है समझो, तो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दो वीडियो से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई डाउट रहा बेटा तो क्लियर कर लेना, पहले फोन कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, क्योंकि अब हम पूरे चैप्टर में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन शॉर्ट हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी बॉडी को अगर रोटेट करने की कोशिश करेंगे या रोटेटिंग बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो जो अपोजिशन क्रिएट करेंगे दैट अपोजिशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला वो ये था, I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। नाउ या फिर हमने इसको ऐसे लिखा था I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। समेशन को हमने दूसरा भी एक सिंबल बताया था कि जब समेशन ले रहे हैं यानी एडिशन कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कब हम इंटीग्रेशन यहाँ यूज करेंगे वो समझना है खाली उतना। तो देखो अगर बॉडी में सिंगल सिंगल पार्टिकल दिए है, जैसे हमने ये इरेगुलर शेप की बॉडी बनाया है और ये है था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से इधर से आके ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ सिंगल सिंगल पार्टिकल ले रहे थे, इस पार्टिकल का मास है m1, वेलोसिटी है v1 और डिस्टेंस है r1। इस पार्टिकल का मास है m2, वेलोसिटी है v2 और डिस्टेंस है r2। तो अगर सिंगल सिंगल पार्टिकल दिए हैं ऐसे और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें। बट अगर एलिमेंट दिया है, एलिमेंट मतलब समझना क्या है, जैसे ये सिलेंडर है, आप लोगों ने काकड़ी का सलाद खाया ही होगा। काकड़ी को कैसे काटते, डिस्क के फॉर्म में काट लेते, तो काकड़ी को हम छोटे छोटे डिस्क में बदल देते, तो वो डिस्क उस पूरे सिलेंडर का एक एलिमेंट है। वैसे यहां बता रहा देखो, तो हम उसका एक छोटा सा एलिमेंट कट कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो मान लो वो रॉड इस एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहे हैं, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस है r और उस एलिमेंट का मास है dm। तो ये एलिमेंट बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, तो यहां हमने सिंगल सिंगल पार्टिकल लिए, तो याद रखना सिंगल सिंगल पार्टिकल का मास पता है और उनका डिस्टेंस पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो m मतलब क्या था, मास ऑफ ईच पार्टिकल या मास ऑफ पार्टिकल्स का। तो पार्टिकल्स अगर दिए हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना, उनका डिस्टेंस है ये और ये मास है पार्टिकल का, तो मास ऑफ पार्टिकल और उनका डिस्टेंस दिया है तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे। बट मैं फिर से बता रहा कि अगर हम एक काकड़ी ले और उसको सलाद के लिए कट कर रहे हैं, तो हम ऐसे उसको कट करते हैं, तो हम देखेंगे तो एक डिस्क मिलेगी हमारे को, उसका एलिमेंट। ऐसे सारे एलिमेंट डिस्क 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 जोड़ते जाओ तो हमारे को पूरा सिलेंडर वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन में वैसे ही करते हैं, अगर स्मॉल इसका आंसर पता है तो वैसे ही सारे स्मॉल इसका आंसर ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते मतलब इंटीग्रेट करते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे पर थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करेंगे। तो यहाँ जो dm है ये है हमारा मास ऑफ द एलिमेंट,
तो डिस्क को अगर हम ऐसे कट करें, जैसे काकड़ी का एग्जांपल बताया मैंने, तो हमारे को डिस्क को बोला। सिलेंडर को अगर कट करें, जैसे काकड़ी का एग्जांपल बताया, तो सिलेंडर को कट करेंगे तो उसका सिंपल एक छोटा सा एलिमेंट मिलेगा हमको डिस्क, और ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, वो सिलेंडर है, सिलेंडर को नाइफ से ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं हम लोग वहां पे, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमको क्या मिलेगा, डिस्क के फॉर्म में मिलेगा, सिलेंडर का एलिमेंट डिस्क। तो डिस्क का मास है, एलिमेंट का मास है dm, और उसका डिस्टेंस एक्सिस है r। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले फॉर्मूले से भी निकालेंगे। समेशन की जगह हमने डाल दिया इंटीग्रेशन m r² वैसे रखेंगे, तो r² पहले लिख रहे हैं, प्रोडक्ट ये है ना, और m बाद में लिख रहे हैं, यस। तो ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, वही है मास इनटू r², मास इनटू r²। समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज किया बस। तो याद रखो ये एक डिस्क है, तो यहाँ पे एक डिस्क होगी, यहाँ पे एक डिस्क होगी, यहाँ पे एक डिस्क होगी, इधर एक डिस्क होगी, इधर एक, तो ऐसे नंबर ऑफ डिस्क देखो, इसको ऐसे कट करते जाओ, ये पहली डिस्क, ये दूसरी डिस्क, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे बहुत सारे डिस्क है। हमने एक डिस्क कंसीडर किया है, समझो ये वाली, इसका डिस्टेंस पता है dm, और सॉरी मास पता है dm, और इसका एक्सिस से डिस्टेंस पता है r। तो आप ये फॉर्मूला लगा के पूरा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे सिंगल पार्टिकल का मास और डिस्टेंस पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर एलिमेंट का मास, एलिमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, एलिमेंट बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, पर ऐसा एलिमेंट है वो कि उसको अगर आप रिपीटेडली ज्वाइन करते जाएंगे तो आपको पूरी बॉडी वैसे के वैसे मिल जाएगी। जो आपने सलाद में काकड़ी के डिस्क काट के आप उसको अगर फेविकॉल से या किसी चीज से चिपका दे, तो आपको वैसा का वैसा सिलेंडर वापस मिल जाए। समझ में आ रहा? तो ये हमारा एलिमेंट है जिसका मास है dm, और ये उस एलिमेंट का डिस्टेंस है r। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस डिस्क का, तो हम लिखेंगे r² dm, और टोटल सिलेंडर का निकालना है तो ऐसे सभी एलिमेंट का ऐड कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो यहां से यहां तक सभी एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे, उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, तो टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो याद रखो सिंगल सिंगल पार्टिकल है तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर एलिमेंट का मास और उसका डिस्टेंस दिया है और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बॉडी का, बट मास और पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस दिया है। अब यहाँ पे एलिमेंट का मास दिया है और उसका डिस्टेंस दिया है, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना, ये हमारे बहुत काम आएगा अभी ये बात, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो नेक्स्ट वीडियो में पहले हम लोग लेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आगे के डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन बेटा को लिख के देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेरिवेशन जितने भी आएंगे एक बार आप लोग के हाथ से जाने चाहिए, नोट्स दिया ही है, अगर नहीं समझ में आया तो उसमें पढ़ लो एक बार, फिर से वीडियो देख लो, पर जहां अटके वहां से फिर कंटिन्यू नहीं करना, फिर से वापस से शुरुआत से पूरा डेरिवेशन लिखना। तो एक बार डेरिवेशन लिख के देखना बेटा। आप लोग का अभी देखो 7 लोगों की परमिशन आई है, 7 बच्चे आप बैच में बिठा के बैच ले सकते हैं, पर अपने 7 बच्चे लेंगे तो दिन भर बैच में टाइम चला जाएगा। तो अभी हम थोड़े दिन और रुकेंगे जब तक अच्छे से परमिशन नहीं आती, या कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा है, अभी भी 400 450 तो आई है। तो जब वो कम हो जाएंगे फिर हम हमारी बैच रेगुलर जब शुरू करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल्स हम तभी लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद हम सोचेंगे कि बैच कैसे शुरू करना है, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये पूरे 2 वीडियोस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ही लगाए हैं, ठीक है, अच्छे से देख लेना।